चलिए ब्रेक से हम आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर के साथ कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। 26 बीएलओ की मौत हुई है और यह कोई नैरेटिव नहीं है, ये कहना है कांग्रेस का। कड़वा सत्य देश के सामने है। ज्ञानेश गुप्ता कहां है, यह सवाल भी पूछा है कांग्रेस ने। राहुल गांधी ने वोट चोरी के बाकायदा सबूत दिए, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। राहुल के सवाल का जवाब चुनाव आयोग के पास दरअसल है ही नहीं, यह कहना है कांग्रेस का। एसआईआर के चलते 20 दिनों में 26 बीएलओ की मौत हो गई। ये नैरेटिव नहीं है, ये वो कटु सत्य है जो देश के सामने है। ये नैरेटिव नहीं है, क्योंकि एसआईआर में जिन विपिन यादव ने जहर खाकर अपनी जान ले ली गोंडा में, उनके परिजनों का ये कहना है कि उन पर प्रेशर था पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम काटे जाएं। ज्ञानेश गुप्ता वैसे तो बड़ा ज्ञान देते हैं, कहां है ज्ञानेश गुप्ता जी? जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, ये राहुल गांधी जी की बदौलत है कि इस देश को वोट चोरी के साक्ष्य और सबूत मिले हैं, और उस सबूतों का एक भी जवाब ज्ञानेश गुप्ता या पूरी बीजेपी जमात के पास नहीं है। नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश गुप्ता मिलकर किस कदर वोट चोरी कर रहे हैं, ये सबको पता चल। राणा साहब, सवाल यही है कि नैरेटिव कौन सा सेट किया जा रहा है, कौन कर रहा है, और असल में नैरेटिव है क्या? क्योंकि एसआईआर, बीएलओस की मौत, ये सारे वोट चोरी के आरोप, ये नैरेटिव तो अब तक था। अब बीजेपी कांग्रेस में नया नैरेटिव है। वो कह रहे हैं कि आप साजिश रच रहे हैं, धरती विदेश की है। दूसरे कह रहे हैं कि नहीं, आप साजिश रच रहे हैं और वो हैंडल विदेश का है। युवराज जी। अतुल जी, जैसे कि आपने कहा, मैं आपके शब्दों को आपसे उधार लेना चाहूंगा। ये नैरेटिव की जंग है। इट इज अ वॉर ऑफ नैरेटिव, जो कि लगभग 11 वर्षों से चली आ रही है। और इस नैरेटिव को आप आगे ले जाएं तो इसके प्रतीकात्मक रूप से ट्विटर अर्थात एक्स की बात हुई, लेकिन असल मुद्दा जो भाजपा उठा रही है ग्राउंड से लेके संसद तक और संसद से लेके कार्यालय तक, मुख्यालय तक, उनका मुद्दा केवल इतना है कि यदि 11 साल में, और अगर खास करके 2017 से आप देखें, पिछले 8-9 सालों में अगर उतना भी देख लें आप पिछले 8 सालों का, तो राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी का विदेशी धरती से एक तारतम्य रहा है। जैसे मैं रिसर्च कर रहा था तो कुछ तथ्य मैंने निकाले, और मैं किसी पार्टी के हित या विपक्ष में नहीं कह रहा, मैं कुछ तथ्यों की बात कर रहा हूं। अब राहुल गांधी जी का विदेशों की भूमि पे जाके ये कहना कि भारत में नफरत और घृणा का माहौल है, भारत पेट्रोल से सना हुआ है, भारत में महिलाओं को उनका राइट्स नहीं मिलता, उनका हक हुकूक नहीं मिलता। हक हुकूक की बात करें तो महिला सबसे पीछे है। ऐसी बात है कि भारत में सिख पगड़ी नहीं पहन सकता, भारत में मुसलमानों की कब्र खुद रही है, ऐसी बातें लगभग यही था। और तारतम्य ये रहा। दूसरी बात ये रही कि पता नहीं क्यों विदेशों की भूमि से जैसे ही वो भारत में आते हैं, फिर एक नया नैरेटिव लेके खड़े हो जाते हैं। जैसे मुझे याद है 2018 में जर्मनी गए थे, और जैसे जर्मनी से वापस आए तो ये राफाल का शुरू हो गया शगुफा। ये अलग बात है कि कम से कम 40 बार राफाल की बात या ईवीएम की बात मिला के 45-46 टाइम्स सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग पिटीशन खारिज हो गई। लेकिन आप देखें, राफाल हो गया, पेगासस हो गया, आप जो देखे सीएए, एनआरसी, ईवीएम, फलाना ढिमाका, हर चीज में जहां विपक्ष और राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में गए तो मुंह के बल की खानी पड़ी। लेकिन ऐसा क्यों है कि क्या एक तारतम्य है कि विदेश की भूमि से आप भारत आते हैं और भारत हिला देते हैं? अब एक बीबीसी करके लंदन की संस्था है, उसने एक डॉक्यूमेंट्री निकाली, तो उसको लेके आपने भारत पूरा हिला दिया, संसद आपने हिला दी। आप ये कैसे भूल गए कि सीबीआई कोर्ट से लेके सर्वोच्च न्यायालय ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह को क्लीन चिट दे दी? तो आपने भारत के सिस्टम को, भारत की जनता को ताक पे रख दिया। आपको हम पे भरोसा नहीं, आपको विदेशों पे भरोसा है। और आखिरी कुछ बात मैं रखना चाहूंगा, भारत नहीं, विदेशों में कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो विदेश कांग्रेस नीति के माने जाते हैं, सैम पित्रोदा जी, राहुल गांधी जी के माने हुए गुरु, अब उनके ऐसे बयान आ जाते हैं। पहलगाम हमला, जब आप में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक होके खड़े थे कि भारत पे आतंकवादी हमला हुआ है, भारत पे एक बहुत भयावह हमला हुआ है, उसके 3-4 महीने बाद सैम पित्रोदा ये कहते हैं कि भारत पाकिस्तान का तो जीन सीक्वेंस एक है, हमको तो आतंकवाद को साइड में रख के एकता की बात करनी चाहिए, मुझे तो अपनेपन की अनुभूति होती है, घर जैसी फीलिंग आती है। फिर कभी कहते हैं पश्चिम भारत के लोग अरबी हैं, उत्तर के आर्य हैं, नीचे के दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी यानी युवराज जी, आप जो उदाहरण दे रहे हैं उसको ये माने कि कांग्रेस एक नैरेटिव सेट कर रही थी इतने समय में, आप ये कह रहे हैं? केवल 10 सेकंड अतुल जी, केवल 10 सेकंड।
तो कुल मिला के कांग्रेस का जो नैरेटिव है ना, वो आपसे मुझसे भारतीयों से मेल नहीं खा रहा। उनका जो तारतम्य है वो विदेशी नैरेटिव से, भारतीय नैरेटिव से नहीं है। यही लड़ाई है। ठीक है, राज लक्ष्मी, सहमत है कि आप युवराज जी जो बात कर रहे हैं उसके बाद मैं डॉक्टर राहुल से इसका जवाब लूंगा कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कांग्रेस ने की थी, लेकिन अब देश के अंदर कांग्रेस पर भी आरोप है, बीजेपी पर भी आरोप है, और दोनों ही आरोपों के बीच में एक बड़ा मुद्दा है वोट चोरी का, एसआईआर का, और उसमें खुदकुशी है, बीएलओज की दबाव हो, सारी तर्कें उसमें जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन जो फैक्ट्स रखे हैं यहां पर सीधे तौर पर तमाम मेहमानों ने, उनमें से मोटी चीज आपको क्या दिख रही है कि नैरेटिव है क्या असल में? जी नमस्ते अतुल जी। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आपने जो कहा नैरेटिव का वॉर है ये। तो देखिए, ये नैरेटिव बार बार सेट किया जा रहा है हर इलेक्शन में, हर इलेक्शन से पहले, हर इलेक्शन के बाद। ये या तो ईवीएम खराब है, या तो इलेक्शन कमीशन खराब है, या तो वोट चोरी हो रही है। ये सब जो है, ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। और अभी आज एक नया नैरेटिव मैं सुन रही हूँ कि 2014 की जो जीत थी भाजपा की, वो इसलिए थी क्योंकि मोसाद और सीआईए ने शायद भाजपा को उस पर समर्थन दिया था। मतलब अभी हम क्या कहें, आप देखिए कि 2014 में जो परिस्थिति थी, मुझे लगता है कि हर किसी को पता होगा। आप चाहे तो मैं इसका विवरण कर सकती हूँ, लेकिन अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं एसआईआर की। तो देखिए, एसआईआर का जो विषय है, अभी आप देखिए, एक बात मैं आपको कहूंगी कि इलेक्शन कमीशन ने एक स्टेटमेंट दिया है कि 1,60,000 जो बीएलएस थे बिहार में, उनकी, और उधर की जो बीएलओस थे, और जो उधर के जो अधिकारी थे, उन सब के जो एक मिश्रण से एक ड्राफ्ट बना था, और उसके बाद जो है एक फाइनल लिस्ट बना। लेकिन वो जो ड्राफ्ट और फाइनल लिस्ट के बीच में आप मुझे बताइए कि जो 16,000 जो कांग्रेस के जो बीएलएस थे, और जो कांग्रेस और आरजेडी का मिलाकर जो 60,000 बीएलएस थे, उन्होंने कितने ऑब्जेक्शन डाले होंगे? 0। तो ये आप बताइए कि ऐसे कैसे हो गया कि उनका कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं था। और जबकि ऐसा है कि जो लोग रोल में जुड़ना चाहते थे, ऐसे तो 16 लाख फॉर्म्स मिले हैं। मतलब जो साधारण जो जनसंख्या है, जिन लोगों को जुड़ना था, उन्होंने 16 लाख लोगों ने अपने आप को जोड़ लिया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जो 60,000 जो बीएलएस हैं, जो दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज का मिलके, उनका कोई भी ऑब्जेक्शन ही नहीं, और फिर बाद में आप इलेक्शन के बाद कहेंगे कि इसमें वोट चोरी हो गई। अच्छा, ये तो टेक्निकल बात हो गई। आप मुझे बताइए एक बात कि कितना फोकस था उनका, कि उनको ये भी पता नहीं था कि कौन किस सीट से लड़ रहा है। और उतना ही नहीं, जहां पर पूरी व्यवस्था भाजपा की जो लगी पड़ी थी बिहार इलेक्शन में, उस वक्त राहुल गांधी क्या कर रहे थे? वो या तो मलेशिया में थे, या तो फिर मध्य प्रदेश में कोई फॉरेस्ट रिजर्व में घूम रहे थे। आप मुझे बताइए, ये इतना सीरियसनेस था, और फिर बाद में आप कहेंगे कि वोट चोरी हो गई। तो वोट चोरी नहीं, आपका वोट खो गया। आप ठीक है, अब इसका मैं जवाब लेता हूं। डॉक्टर राहुल, देखिए, बड़े आरोप हैं, और यहां पर हमारे साथ हो सकता है उनसे भी आपको आपत्ति हो, युवराज जी का भी वही कहना है, राजलक्ष्मी का भी कहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वाकई बीजेपी आपके खिलाफ नैरेटिव सेट कर रही है या गलत आप पर आरोप लगा रही है, तो उसका कोई जवाब तो होगा। आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया, आपने बिहार में मुद्दा उठाया, आपके नेता मुद्दा उठाकर गायब हो जाते हैं, ये भी सवाल है। अब आप कह रहे हैं बीएलओस के ऊपर दबाव है, खुदकुशी है, हमने सबूत भी दे दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा। उधर से जवाब मांगा जाता है आपसे कि सिर्फ सबूत ही देंगे, सिर्फ आप पलटवार ही करेंगे, कोई और भी बात आगे बढ़ेगी कि नहीं? दोनों तरफ से कोई जवाब नहीं है। मोटा मोटा उसका निष्कर्ष ये निकलता है, वो मुद्दा छुप जाता है कि वोट चोरी हुई कि नहीं हुई। देखिए अतुल जी, मुझे मालूम है कि आप एक मर्यादित डिबेट करवाते हैं, लेकिन आज कुछ पैनलिस्ट हैं जो अब सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट लेकर आए हैं। वो उनका मुनासिब है कि वो उसको पढ़ेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहस की गरिमा बनी रहे। मैं हल्की बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा। कुछ पैनलिस्ट ने जिस तरीके से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करा, तो मैं भी कर सकता हूं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे ये चीजें ठीक रहेंगी। देखिए, अगर एसआईआर को लेकर इनकी नीयत साफ होती तो ये सर्चेबल और डिजिटल और मशीन रीडेबल ये सूची लेकर आते।
सरकार के पास यूपीआई से लेकर आधार तक और डेजिग्नेशन की ताकत है, लेकिन मतदाता सूची आज भी 22 साल पुरानी पीडीएफ में ही क्यों दी जा रही है? क्योंकि मकसद मतदाताओं को ढूंढना नहीं है, मतदाताओं को इनको हटाना है। इस एसआईआर ने पूरे देश भर में बीएलओज और शिक्षकों को ऐसा दबा दिया है कि सिर्फ 3 हफ्तों में, मात्र 3 हफ्तों में 26 से ज्यादा बीएलओ इस एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं। इसे प्रशासनिक गलती कहना एक तरीके से इनके कर्तव्य के प्रति इनका अपमान होगा। ये इनका जो है डेलाइट इंस्टीट्यूशनल होमिसाइड है। गोंडा के एक बीएलओ विपिन यादव ने जहर खाया क्योंकि उनसे कहा गया कि ओबीसी और विपक्ष के मतदाताओं के नाम काट दो। तो ये वोटर लिस्ट नहीं है, इनका टारगेटेड वोटर क्लेंजिंग है। और महाराष्ट्र में हजारों मतदाता फर्जी पते पर पाए गए। राहुल जी ने लगातार सवाल उठाए। 600 लोग नीट कोचिंग सेंटर के पते पर रजिस्टर मिले। और जो राज्य पिछले 20 साल से बीजेपी चला रही है, वहां पर कमोबेश 93% स्ट्राइक रेट है। ये इनकी चुनावी प्रक्रिया नहीं है। ये सीधा इनका ये है, जिस तरीके से जांच ईमानदारी से होगी तो बीजेपी की पूरी आईटी सेल और चुनाव प्रबंधन टूल किट जेल में होगा जिस दिन जांच होगी। तो मैं जो आपसे बता रहा हूं कि आज राष्ट्र की ओर से 5 प्रश्न लगातार देश की जनता की ओर से पूछे जा रहे हैं कि जनता के सवाल हैं, ये बुनियादी सवाल है एसआईआर को लेकर, कि क्या सुप्रीम कोर्ट से इसको लेकर सलाह ली गई जब मतदाता सूची फ्रीज की गई थी तब? अगर विदेशी मतदाता हटाने हैं इनको, और अगर कोई इनके पास जो, अगर अब तक उनका आंकड़ा इनके पास क्यों नहीं है और क्यों ये आंकड़ा सार्वजनिक नहीं कर रहे कि कितने विदेशी मतदाता थे इनके पास? और बीएलओ जो है वो नागरिकता तय करने वाला कौन सा संवैधानिक अधिकार रखते हैं? वो कोई अधिकार नहीं रखते कि कोई वो नागरिकता तय करेंगे। सरकार जो है, सरकार मतदाता तय करेगी, मतदाता सरकार तय करेंगे। प्राइम मिनिस्टर इन सब को लेकर चुप रहते हैं। एसआईआर इतना बड़ा है कि पूरा देश पूछ रहा है कि क्या चुनाव आयोग अब सरकार की शाखा है? ये तो लगातार ठीक है राहुल भाई।